नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज साथियों नई जानकारी पाने के लिए कुछ सवाल हैं जिनका मैं उत्तर दूंगा और आप लोगों की और जानकारी बढ़ेगी। और यहाँ पर मैं वही सवाल मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ जो लोग मुझसे कॉल कर मालूम करते हैं। तो चलिए आज मैं इसी की बाबत एक वीडियो मैंने बनाई है। जिन सवालों को मुझसे पूछा गया है उन सवालों के मैं आज जवाब इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। यह सिर्फ प्रक्रिया यह है कि जो सवाल लोग मुझसे पूछते हैं वही समाज के अंदर उन लोगों की परेशानियां बढ़ाते हैं और वही लोग उस सवाल का जवाब पाने के लिए YouTube पर वीडियो को सर्च करते हैं। तो चलिए मैं आज उन्हीं सवालों का जवाब दूंगा। पहला सवाल है कि सार्वजनिक की भूमि किसे कहते हैं, और दूसरा सवाल है कि सीलिंग एक्ट क्या है, और तीसरा सवाल चकबंदी अधिनियम क्या है। यहीं पर चौथा सवाल एक भाई ने पूछा है कि वृक्षारोपण का पट्टा कैसे होता है और कैसे वृक्षारोपण के पट्टे को खारिज करवाया जा सकता है। और यहीं पर 5वें नंबर पर हम बात करेंगे, यह भी एक भाई का सवाल था कि हदबंदी किसे कहते हैं। तो चलिए जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि साथियों मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। अगर इस जानकारी के बाबत आपको पूर्णतः जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले मैं पहला सवाल लेता हूं कि सार्वजनिक की भूमि किसे कहते हैं। साथियों सब लोगों के काम आने वाली भूमि को ही सार्वजनिक की भूमि कहते हैं या वह भूमि सार्वजनिक भूमि कहलाई जाती है। जी हाँ साथियों, जैसे सड़क, मैदान, खलियान, कब्रिस्तान, मरघट, चक्रोड़, सेक्टर, नाली आदि, यानी कि ऐसी भूमि अगर आपके ग्राम पंचायत के अंदर है जो सब लोगों के काम आती है तो उसे सार्वजनिक भूमि कहते हैं। अब यहीं पर बात करता हूं दूसरे सवाल की कि सीलिंग एक्ट क्या है। साथियों उत्तर प्रदेश अधिनियम जोत सीमा अधिनियम सीलिंग एक्ट यानी कि सन 1960 सन 1972 में 2 चरणों में लागू हुआ। इसके तहत यानी कि भूधारक कितनी भूमि कानूनन अपने पास रख सकते हैं और जो भूमि कानून के दायरे से बाहर हो जाती है उस भूमि की वो भूमिहीनों को पट्टे दिए जाते हैं। जी हाँ, वह भूमि है जिनसे ऐसे भूमिहीनों को पट्टे दिए जाते हैं। यानी कि सीलिंग एक्ट जब भारत के अंदर लागू हुआ तो सन 1960 और सन 1962 में 2 चरणों में यह एक्ट लागू हुआ। यह एक्ट सिर्फ इसी बात को दर्शाता है कि कानूनन व्यक्तियों के पास कितनी भूमि होनी चाहिए। मान लीजिए कि 75 बीघे किसी किसान के पास जमीन है और 75 बीघा जमीन को हमारी सरकार कहती कि एक व्यक्ति के नाम हो सकती है। और मान लीजिए कि उसके पास 100 बीघा जमीन है तो उसकी वह जमीन कानूनन उससे ले ली जाएगी और उस जमीन जो ली गई हुई जमीन है 75 बीघा प्लस से, तो उस जमीन के अंदर भूमिहीनों को पट्टे दिए जाते हैं। वहीं से ही भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए अब तीसरे सवाल के ऊपर चलते हैं कि चकबंदी अधिनियम क्या होता है। यानी कि बहुत ही अच्छा सवाल किया। जिन लोगों को चकबंदी अधिनियम के बारे में जानकारी नहीं है उन लोगों को इस सवाल से पूरी जानकारी मिल जाएगी और इस वीडियो के माध्यम से वह भी लोग समझ जाएंगे और पूरी जानकारी उन्हें मिलेगी कि चकबंदी अधिनियम किसे कहते हैं। साथियों काश्तकारी की बिखरी जमीन को उठाकर एक या 2 जगहों पर समायोजित या प्रविष्ट करने को ही चकबंदी अधिनियम कहते हैं। इसमें नदी, नाला एवं अक्षेत्र, जलमग्न भूमि, तालाब, पथरीली भूमि और पहाड़ को छोड़कर शेष जमीन एक्ट के तहत समायोजित की जाती है। यानी कि यह अधिनियम एक्ट सन 1963 में बना था। यानी कि चकबंदी के अंतर्गत काश्तकारी की भूमि और मालियत लगाकर यानी कि मालियत के आधार पर ही जमीन घटाई व बढ़ाई जाती है। इसके प्रति एकड़ की यानी 5 डिसमिल जमीन की कटौती इसलिए की जाती है कि सभी काश्तकारों को नाली, चक्रोड़, आबादी की भूमि दी जा सकती है। जो
इससे भूमि बचती है। जो 5 डिसमिल जमीन काश्तकारों की काटी जाती है, उसी से ही उन्हीं काश्तकारों को जैसे चक्रोड़ या नाली के आधार पर या फिर आबादी की भूमि के लिए दी जाती है। और साथियों, उपजाऊ जमीन की मालियत 16 आने व अनउपजाऊ जमीन की मालियत 4 आना लगाई जाती है। काश्तकार की भूमि पर स्थित पेड़, कुआं आदि भी मालियत लगाई जाती है और इसी एक्ट को चकबंदी अधिनियम कहते हैं। जी हाँ, और मैं आशा करता हूं कि इस अधिनियम की आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब वहीं पर हम बात करते हैं चौथे नंबर के सवाल की, यानी कि वृक्षारोपण का पट्टा। जी हाँ, जैसे कृषि भूमि का पट्टा होता है, ऐसे ही वृक्षारोपण का पट्टा भी होता है। वृक्षारोपण का पट्टा किसे दिया जाता है और वृक्षारोपण का पट्टा कैसे निरस्त होता है, तो चलिए अब मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। साथियों, वृक्षारोपण भूमि का पट्टा कैसे किया जाएगा या वह निरस्त कैसे होगा। साथियों, यदि किसी काश्तकार को ग्राम सभा या वृक्षारोपण का पट्टा दिया जाता है तो ग्राम सभा व सदस्य ग्राम पंचायत उसका प्रस्ताव पारित करके, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को वृक्षारोपण का पट्टा दिया जाता है तो उस ग्राम पंचायत के सदस्य भू प्रबंधक समिति के उसका एक प्रस्ताव करेंगे और प्रस्ताव करने के बाद एसडीएम या फिर एसडीओ की स्वीकृति कराकर वृक्षारोपण का पट्टा काश्तकार के नाम किया जाता है। यदि वृक्षारोपण के पट्टे की भूमि, ये एक मेन पॉइंट है, यदि वृक्षारोपण के पट्टे की भूमि को संबंधित काश्तकार को दी गई और शर्तों और अथवा 3 वर्ष के अंदर हरियाली अथवा हरा भरा नहीं करता है, मान लीजिए किसी काश्तकार को हरियाली का पट्टा दिया गया है और 3 वर्षों के अंदर वह पट्टा हरा भरा नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि भू प्रबंधक समिति उस पट्टे को अपने आधार पर निरस्त कर सकती है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भू प्रबंधक समिति को कितने अधिकार होते हैं। भू प्रबंधक समिति को बहुत ज्यादा अधिकार होते हैं। वह ग्राम सभा के अंदर पट्टा दिलाने का भी काम करती है और पट्टा वापस निरस्त करने का भी पहली प्रक्रिया भू प्रबंधक समिति की ही होती है। तो मैंने बताया कि वृक्षारोपण का जब पट्टा दिया जाता है तो सबसे पहले आपके ग्राम की भू प्रबंधक समिति उस व्यक्ति का प्रस्ताव करती है और फिर वह प्रस्ताव आपके परगना अधिकारी यानी एसडीएम का प्रस्ताव संतुष्टि होने के बाद उस हरियाली के पट्टे को उसे दिया जाता है और जनाब उसके बाद अगर वह उस पट्टे के अंदर 3 वर्षों में उसे हरा भरा नहीं करता तो भू प्रबंधक समिति को अधिकार है कि उससे पट्टा निरस्त करवा लिया जाए। जी हाँ, ऐसे ही वृक्षारोपण की भूमि का पट्टा किया जाता है और यही प्रक्रिया है कि उस पट्टे को निरस्त भी किया जा सकता है। तो चलिए अब 5वीं जानकारी की ओर बढ़ते हैं। साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है कि हदबंदी किसे कहते हैं। तो चलिए मैं अब आप लोगों को पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा कि हदबंदी किसे कहते हैं। साथियों, धारा 41 यानी LR एक्ट के अंतर्गत एसडीओ एसडीएम के आदेश से जो 2 से अधिक काश्तकारों की भूमि समुचित यानी पैमाइश अथवा सीमांकन कराना ही हदबंदी है। इस प्रक्रिया को करने के लिए संबंधित काश्तकार अपने खाते का इंतखाब यानी खतौनी बंदोबस्त नक्शे की नकल और उसके गांठे का अलग अलग गांठों की खसरा की नकल प्रस्तुत करता है और तीनों कागजातों के बाद में दाखिल करने का प्रस्तुत करता है। इसमें राजस्व निरीक्षण 1 दिन की सरकारी वेतन अपनी रिपोर्ट आने के बाद चालान द्वारा स्टेट बैंक में जमा कराया जाता है। लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया कौन करता है? साथियों, हदबंदी क्या है कि 2 किसानों के अंदर अगर इस बात को लेकर चर्चा है कि मेरी भूमि दूसरे काश्तकारी की ओर है और वह मेरी भूमि जो है अपने हद में लेकर और उसका गलत उपयोग कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि एसडीएम यानी कि परगना अधिकारी को
उस व्यक्ति की हदबंदी कराने के लिए यानी कि पैमाइश कराने के लिए हम अपने एसडीओ, एसडीएम या परगना अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देंगे और उसी के साथ में अपनी खतौनी, खसरा और उनका गाठा संख्या सब लगाकर देंगे और वहां से एक राजस्व निरीक्षण यानी कि जो राजस्व निरीक्षक है वह एक दिन की सरकारी वेतन की रिपोर्ट आने के बाद यानी कि चालान स्टेट बैंक में जमा किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अधिकतर मैंने देखा है कि वहां से कोई भी राजस्व निरीक्षक अधिकारी आता है और उसकी रसीद तहसील के अंदर ही काट दी जाती है और काटने के आधार पर वह उस दोनों काश्तकारों को बुलाता है और उनकी जमीन की पैमाइश करता है। फिर राजस्व निरीक्षक वह लेखपाल संबंधित गाठों को निर्धारित तिथि में जाकर अलग अलग काश्तकारों की उपस्थिति में नापकर अथवा पैमाइश कर कर उन्हें कब्जा दिलाने का काम करते हैं। जी हाँ, इसे ही हम हदबंदी कहते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग मेरी इस जानकारी से संतुष्ट होंगे और आप लोगों से मैं बार बार कहता हूं कि मेरा हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। साथियों, अगर इसकी बाबत आप लोगों को मुझसे और ज्यादा जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी सवाल है मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा कॉल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।